देरी हुआ थे और कई बार तो ये छात्रवृत्ति ला प्राप्त करे बर छात्र छात्रा मन आंदोलन घलो करथे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ए बछर अनुसूचित जाति जनजाति के लइका मन ला मात्र छात्रवृत्ति 27.3 लाख रुपए के भुगतान होए है। आखिर अतकी कम भुगतान होए के वजह काय? अध्यक्ष महोदय, कभी कभी होता क्या है कि चूंकि ये छात्रवृत्ति है, इसमें राज्यांश और केंद्रांश होता है, तो कभी राज्यांश तो प्राप्त हो जाता है, केंद्रांश आने में कभी विलम्ब होता है। इस वजह से भी आगे पीछे होता है इसमें, लेकिन संबंधित को जितने भी छात्र होते हैं उनको दिया जाता है। अब अलग बात है कि उसमें कहीं आंदोलन स्वाभाविक है, कहीं कहीं लोग इसे इशू बना करके आंदोलन करते हैं, लेकिन मैं पूरे प्रदेश भर के छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की स्थिति हमारी सरकार नहीं आने देना चाहेगी और इसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि समय पर उन छात्रों को, बच्चों को इसके छात्रवृत्ति का लाभ मिले। उसमें मेरा आग्रह आपसे, छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों का है, तो ये सुनिश्चित आपके जैसे सक्षम मंत्री हैं तो निश्चित रूप से कम 3 महीने के अंदर, उससे ज्यादा समय नहीं बढ़ना चाहिए, उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाए, ये सुनिश्चित कर लें तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी 6 महीने तक विलम्ब हो जाता है, तो ये कृपया आप इसको दिखवा लें और ये सुनिश्चित कर लें। निश्चित ही। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पे पूरा विभाग हमारा इसमें कार्रवाई करेगा और सुनिश्चित करेंगे कि 6 महीना के अंदर इन्हें प्राप्त हो जाए। ठीक, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय और अध्यक्ष आपका प्रश्न मैंने कर लिया, धन्यवाद देता। आपका प्रश्न ही कर लिया मैंने। श्री राजेश मूड़त जी, आज वित्त मंत्री जी का उत्तर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी करेंगे, उन्हें वित्त मंत्री जी ने अधिकृत किया है। राजेश मूड़त जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लोक महत्व का प्रश्न है और आपके सामने एक बात को मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड ने कई कॉलोनियों का निर्माण किया है और जिन कॉलोनियों के निर्माण के उपरांत लोग मकान परचेस कर लेते हैं, सरकार के ऊपर विश्वास के साथ में मकान लेते हैं और सालों साल से उन्होंने मकान लेने के बाद 2013 में आपके कार्यकाल में एक निर्णय किया कि इन मकानों को फ्री होल्ड किया जाता है। हजारों लोगों के आवेदन आए फ्री होल्ड होने के लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ त्रुटियों के कारण उनका फ्री होल्ड नहीं हो पाया। मैंने वापस यही क्वेश्चन अभी 4 महीने पहले लगाया ध्यान आकर्षण के माध्यम से, और ध्यान आकर्षण के माध्यम से लगाया और बताया मैंने लगभग अभी रायपुर शहर में चाहे टाटीबंध हो, हीरापुर हो, शंकर नगर हो, डगनिया हो, मैं समझता हूं कि इसका भी निराकरण जल्द हो भिलाई हो, दुर्ग हो, ऐसी कई कॉलोनियां जिन कॉलोनियों में फ्री होल्ड के लिए लोग घूम रहे हैं, लेकिन वह भूमि परिवर्तन हाउसिंग बोर्ड के नाम पर कृषि ही है और उसके कारण भूलेखा में परिवर्तन नहीं होने के कारण वह उनके खाते में नहीं चला। माननीय आवास पर्यावरण मंत्री जी अभी है नहीं, आज बजट भाषण है उनका, बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी रहे, अनुभवी है। उन्होंने हाउस में मेरे को आश्वासन दिया था और ये बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं सबके अंदर कि अगर यहाँ पर जिम्मेदार कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति उस चीज के ऊपर प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर एक प्रशासनिक गैलरी भी बैठती है जिसमें सीएस से लेकर उस विभाग के अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन जब यहाँ से कोई लोकहित के विषय पर निर्णय होता है और 3 महीने बाद भी यह उत्तर आए कि उसका परीक्षण किया जा रहा है और समय बताना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके बाद में इस बात को इसलिए ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम भी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। अगर कोई प्रश्न लग रहा है, वो प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है, तो विभाग कम से कम उसकी समीक्षा करने के पहले, उत्तर देने के पहले विभाग में इस बात की चिंतन जरूर करना चाहिए कि अगली बार मैंने क्या आश्वासन दिया और अभी क्या दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हजारों हितग्राही घूम रहे हैं
और उनको कहीं से छूट प्राप्त नहीं हो रही है। माननीय ओपी चौधरी जी एक अच्छे मंत्री हैं, आज उनका है, उसकी जगह जायसवाल जी उत्तर देने वाले हैं। मैं इतना ही चाहता हूं, लोक मत का विषय है, क्या इसकी समय सीमा निर्धारित कर उस आम जनता को जो हितग्राही है उनको लाभ देने का कष्ट करेंगे क्या? निर्धारित कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे बहुत ही वरिष्ठ है और इन्होंने पूरे प्रदेश के ऐसे लोगों की चिंता पहले भी किया था और इनकी जो चिंता है उससे सरकार सहमत है। और पिछले समय जो हाउस में आश्वासन दिया गया था तो उसकी कुछ नियम प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत सरकार ने कैबिनेट में उसको लेकर संबंधित राजस्व विभाग को इस बात के लिए तय करने हेतु कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके समय ही फ्री होल्ड करने हेतु पहल चालू हुआ था और 13,000 ऐसे भूखंड को फ्री होल्ड किया भी गया है और उसमें से 3,000 करीब ऐसे भूखंड हैं जिन पर डाइवर्सन नहीं हो पा रहा है। फ्री होल्ड तो हो जा रहा है और डाइवर्सन हो रहा है तो उसका पैसा लग रहा है और उसके लिए मंत्री परिषद ने ये निर्णय किया है कि जो भी ऐसे जमीन है जिसमें कृषि लिखा है और हाउसिंग बोर्ड ने उनको फ्री होल्ड किया है तो उनको डाइवर्सन शुल्क से उसको माफ किया जाएगा और इसको लेकर राजस्व विभाग को दे दिया गया है और आने वाले समय में इस पर एक भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी आने वाला है माननीय अध्यक्ष महोदय। और जब भी वो विधेयक आता है तो निश्चित रूप से इस फ्री होल्ड जमीनों को डाइवर्सन से मुक्त रखने हेतु उसमें रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्मानीय मंत्री जी ने बहुत एक सार्वजनिक प्रश्न के ऊपर एक सामान्य उत्तर दे दिया। 4/12/24 को कैबिनेट का निर्णय होता है। 4/12/24 और कैबिनेट के निर्णय के अंदर ये बता दिया जाता है कि संबंधित राजस्व विभाग को ये भेजा गया है और अगर 3 महीने में राजस्व विभाग कैबिनेट के निर्णय को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता तो फिर उसके ऊपर मेरे को कुछ नहीं कहना है। यानी यह गंभीरता इस बात की खाली मंत्री तक का ही नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी चिंता का विषय इस प्रदेश का कि अगर सरकार का निर्णय कैबिनेट के होने के बाद में भी ऐसे सीनियर अफसर इस गंभीरता को नहीं लेते हैं तो क्या उनके खिलाफ में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी क्या? यह प्रश्न मेरा है बस। ये 4 इंजन के खेल ही है, डब्बा गोल है तुम्हार, इंजन भागा थे। चलिए मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बड़ा विषय है और इस पर पूरी नियम प्रक्रिया और भविष्य में आजकल हाई कोर्ट में भी कई मामलों को संज्ञान में लेकर कई लोग जाते हैं, जितना सारगर्भित इनका प्रश्न था मैंने उतना ही सारगर्भित उत्तर दिया है और आपको आश्वस्त करता हूं मैं कि सरकार की ओर से कि इसमें हमारे जो पर्यावरण सचिव हैं और रेवेन्यू सचिव हैं इनको बैठाकर जल्द ही इस पर जो भी विषय तकनीकी दृष्टि से आएंगे उसको दूर करके जल्द ही संशोधन विधेयक सरकार इस पर लाएगी और उनको जो फ्री होल्ड जमीन है उनको डाइवर्सन से शुल्क माफ होगा। सम्मानीय अध्यक्ष, जल्द की परिभाषा क्या है? अगले सत्र के पहले। चलिए जल्द का परिभाषा बता। अभी तक शीघ्र बोल दीजिए। मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मंत्री जी ने भी एक बार में एक दूसरे विभाग का आश्वासन दिया था। आप भी उस विभाग के मंत्री रहे लंबे समय। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आग्रह कर रहा हूँ कि आपको सामान्य जल्द की परिभाषा क्या, अगले सत्र के पहले क्या इसका निर्णय करके आम जनता को राहत देंगे, ये इतना ही मैं चाहता हूँ बस। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय अगले सत्र से पहले हो जाएगा और जब अगला सत्र होगा तो उस पर आएगा। सही जवाब। धन्यवाद। चलिए सुनील जी, ऐसे तो पूरा खत्म हो गया। मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, हाउसिंग बोर्ड के समान ही आरडीए भी चलता है, रायपुर विकास प्राधिकरण, और रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो है शैलेंद्र नगर, टैगोर नगर, ऐसे बहुत सारे देवेंद्र नगर क्षेत्र आते हैं जहां पर फ्री होल्ड का पैसा ले लिया गया है और उसको अभी तक के और इसका संचालन नगर निगम कर रहा है। 2 हिस्से में आरडीए पैसा लेती है, एक लेती आपका हाउसिंग के हिसाब से, दूसरा कॉमर्शियल।
तो ये 2 टैक्स जो है आरडीए अभी भी उसको ले रही है, और आपने एक तरफ फार्म भरवा लिया है और अभी तक के वो भूमि का निराकरण नहीं हुआ है, तो वो कब तक हो जाएगा? ये प्रश्न संदर्भित नहीं है इनसे, इनका विभाग नहीं, इनसे 4 विभागों का प्रश्न हो रहा है, उससे उद्भूत नहीं हो रहा है। राजस्व विभाग का प्रश्न देंगे कि नगरीय प्रशासन का देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री पर्याप्त है। श्री तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं, सदन की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूं। प्रश्न क्रमांक 5 डोमनलाल कोसेवाला जी। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय जी को कि उद्योग है दुर्ग जिला भिलाई में, उसका प्रदूषण जल शिवनाथ नदी में जा रहा है, उसको रोकने का कोई उपाय है या नहीं है, ये बताने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में उद्योगों से हो रहे जल और वायु प्रदूषण के संदर्भ में पूछा है, तो निश्चित रूप से आजकल तो सभी उद्योगों में मैंडेटरी है कि वो कोई भी उद्योग किसी भी नदी में जल को सीधे प्रवाहित नहीं कर सकती है, उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ही उसको आगे करना है। तो कोई अगर स्पेसिफिक अगर इनका कुछ है तो उसको उस संदर्भ में हम उसको दिखवा लेंगे। मंत्री महोदय जी ने बताया है कि किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किंतु मेरे पास शिकायत है, मैं चाहे तो सदन में रख सकता हूं। क्या इस शिकायत के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? ठीक। हाँ, निश्चित महोदय, वैसे भी आवास जो पर्यावरण विभाग है उसके पास शिकायत सुनना, उस पर कार्रवाई करने के अलावा विशेष रूप से कोई काम रहता नहीं है, और सतत रूप से वो वही काम करती है। तो निश्चित रूप से कोई भी शिकायत देते हैं तो उसको हम उसको जांच कराएंगे, और अगर गड़बड़ होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है। केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले उद्योगों की वर्ष 2024-25 में की गई जांच तथा उल्लंघन पाए जाने पर की गई कार्रवाई जो आपने की है, तो किस किस उद्योग के ऊपर आपने कार्रवाई की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ऐसे 27 कंपनियों की जांच हम लोगों ने विभाग ने किया है और उस पर कार्रवाई भी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अगर नाम चाहेंगे तो मैं 27 पढ़ भी देता हूं। चलिए नाम दे दीजिए। बाकी एक मिनट। उस पर हम लोग आर्थिक दंड भी लगाए हैं। ऐसे मेसर्स कलकत्ता टायर प्रोडक्ट्स प्लांट के भिलाई के ऊपर 1,10,000, ऐसे ही श्री डिटेल कोसेवाला जी को डिटेल उनको मैं दे दूंगा। भूपेश जी आप पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कोसेवाड़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा है। और भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंडस्ट्री का जो पानी है, एक तरफ शिवनाथ नदी में जाता है अध्यक्ष महोदय, और दूसरे तरफ खारून नदी में। खारून नदी में जो जाता है अध्यक्ष महोदय, मेरे निवास से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो नाला है उसमें स्थिति है अध्यक्ष महोदय, पूरा हथखोद से लेके उमदा जरवाय सभी इन्हीं क्षेत्र हैं, दादर पथर्रा नंदौरी, ये पूरे गांव से गुजरते हुए नाला जाता है। और उस नाले में जो आप गैल्वेनाइज करते हैं वायर को, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है, और वो सारे पानी उस नाले में छोड़ा जाता है। आज स्थिति है अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले ही मैं गया था, तो नाले में स्थिति ये है कि एक भी जलचर प्राणी नहीं, एक भी जलचर प्राणी नहीं है। यदि मवेशी भी यदि उसे क्रॉस कर जाए तो उसके खूर जल जाते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा उसके बाल झड़ जाते हैं। तो स्थिति, और वही पानी अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है अध्यक्ष महोदय, पीने के लायक नहीं है, न सिंचाई के लिए है। तो स्थिति बहुत भयावह है। माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही चाहूंगा कि इसमें कार्रवाई हो जाती है, लिपापोती कर देते हैं और उसके बाद कुछ होता नहीं है। ऐसे उद्योग
जिससे सीधा सल्फ्यूरिक एसिड निकल के नदी नालों में जा रहा है, क्या उसे बंद कराएंगे और ऐसे या उसके जो पानी निकल रहा है उसे रोकने के कोई ठोस कदम उठाएंगे और उसमें एक कमेटी बना दें, अध्यक्ष जी विधायक जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और वो पूरे भ्रमण करके जांच करके कोई कार्रवाई कर दें। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साइंस के स्टूडेंट भी रहा हूं, विशेष रूप से केमिस्ट्री का। सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी भी उद्योग या उससे नाले में जा रहा है तो किसी भी जल जीव के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण दृष्टि से तो बहुत दिक्कत है। अगर ऐसी बात है तो मैं विभाग के लोगों को निर्देशित करता हूं कि उसको विशेष रूप से जांच करके उसको परीक्षण करें और वाकई में वहां जा रहा है तो संबंधित उद्योग को ट्रीटमेंट हेतु और जो जल ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा जा रहा है उसकी पूरी केमिकल टेस्ट कराकर जिसमें कि सामान्य जल जीव जो है अपना रह सके, ऐसा करें। ये निश्चित रूप से करें। चलिए, बहुत अच्छा। बता दें है आपके पास और उसकी जांच मैंने दूसरा उसी संबंधित प्रश्न किया था विधायक जी के, मैं अपने आप को शामिल नहीं कर रहा हूँ, विधायक जी के ही नेतृत्व में सारे विभाग के अधिकारी, नगर निगम के भी हो जाएं, आपके पर्यावरण विभाग के हो जाए, राजस्व विभाग एसडीएम वगैरह हो जाए, ये सब मिल के जांच कर लें क्योंकि 2 नगर निगम है, भिलाई चरौदा भी है और भिलाई निगम भी है, तो दोनों नगर निगमों के अधिकारी वहां रह जाए और उसमें जांच करा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानकारी चाहे हैं तो इसमें 2 बड़े और मझोले उद्योग हैं और ऐसे 28 जो है छोटे उद्योग हैं जिनके वो चल रहे हैं। उससे सभी की जांच कराया भी गया है और जांच कराने के बाद जिनमें भी गड़बड़ी कुछ पाई गई है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई भी किए हैं, दंड भी किए हैं। और आप तो उस क्षेत्र के रहने वाले भी हैं और मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप मुख्यमंत्री थे, उसको तो अच्छे से आपको कर देना था। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने नहीं था, फिर भी सरकार चिंतित है, सरकार चिंतित है और करेगी बिल्कुल। चलिए, ठीक। मान जी एक प्रश्न करें, बस आपको हो गया। आप कर रहे थे, आप कर लीजिए, आपका मूल प्रश्न है। कोर्से वाला जी, आपका अधिकार पहले आप कर लीजिए, मैं बाद में पूछ लूँगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मंत्री महोदय जी से, जो पनिशमेंट किए हो राशि जो आपने अभी बताया है सदन को, क्या वो राशि जमा हुई या नहीं हुई उद्योगों के माध्यम से? जो मालिक है उसने जमा किया या नहीं किया, और किया तो कौन तारीख में किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूछ लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वायु प्रदूषण का प्रभाव उसी जिले में पड़े ये संभव नहीं है, आसपास के जिले में पड़ता है। एक खपराडी गांव है आप बेमेतरा के पास, और उसमें 40 छात्राएं स्कूल में बैठे बैठे बेहोश हो गई थी, बलौदा बाजार से लगा हुआ जी। और उस पर ये बताया गया कि ये वायु प्रदूषण के कारण किसी दुष्प्रभाव से छात्राओं को ये प्रभाव पड़ा है, बेहोश हो गई हैं। उस पर जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी और मेरा ये कहना शोभा तो नहीं दे रहा है, मगर ये दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रकरणों में भी आज भी जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आई है कि किस प्रदूषण के कारण उन छात्राओं को बेहोशी आई या क्या हुआ। तो मैं माननीय जी से चाहूंगा जानना कि क्या ऐसे प्रकरणों में शीघ्र जांच की स्वीकृति देंगे, जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो जाए, 1 महीने 2 महीने में, और इस जांच को पूरी करा लेंगे, ये समझ चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न दुर्ग और भिलाई संबंधित था, परंतु माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चिंता किया है तो उसको हम दिखवाएंगे उसको, और अलग से पृथक से आपको हम उसको विभाग के माध्यम से उपलब्ध करा। ठीक। श्री गजेंद्र यादव जी प्रश्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब जब 2 पूछ लिए आपके वरिष्ठ लोग, उसके बाद दूसरे में आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 2023 में अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वीकृत जो आपका जो सेटअप में स्वीकृत कुल पद कितने हैं और आपने कितने पद को भरे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय
सदस्य ने उत्कृष्ट कार्य करने पर पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तर्ज पर प्रदेश में भी एक अवार्ड स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए इस बजट में 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है और पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तरह राज्य में सीएम एक्सीलेंसी आने वाले समय में प्रदान राज्य में सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड आने वाले समय में प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार की एससीए अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एससीए अर्थात स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस योजना अंतर्गत राज्य द्वारा किए जा रहे सुधारों जो रिफॉर्म्स हैं उनको हम केंद्र के अनुसार कर रहे हैं। जैसे भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की स्क्रैपिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग का उदारीकरण, पंजीयन प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन, एसएनए स्पर्श व्यवस्था, ऐसे रिफॉर्म्स को हमने लागू किया है। और इन रिफॉर्म्स को लागू करने के एवज में भारत सरकार ने इस वर्ष इंसेंटिव के रूप में पुरस्कार स्वरूप हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में डीएमएफ भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से डीएमएफ से करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम आने वाले वर्षों में और स्थापित करेंगे। आने वाले समय में डीएमएफ अंतर्गत किए गए कार्यों का सोशल ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सुधारों का यह प्रारंभ है और यही सुधार हैं जिनके पायदान पर चढ़कर छत्तीसगढ़ अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, गति के दूसरे बिंदु एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना को बढ़ावा देना, उस बिंदु पर मैं आना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अधिकाधिक पूंजीगत व्यय, मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मैंने अपने पिछले बजट में 10 में से एक आधार स्तंभ के रूप में उल्लेख किया था। पूर्व में मैंने आज हमारे राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का गौरवगान इस राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण किए बिना अधूरा है। यह सुखद संयोग ही है कि इस वर्ष को हम अपने राज्य में राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वहीं यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पिछली सरकार के द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट के खंडहर पर हमने फिर से नवनिर्माण का संकल्प लिया है। यह न केवल भरोसे के निर्माण का संकल्प है बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का भी संकल्प है। हमने इसलिए छत्तीसगढ़ में इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। यह निर्माण इंफ्रा का निर्माण तो होगा ही, इस निर्माण का आशय सभी क्षेत्रों में नए अवसरों का भी नवनिर्माण है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के लिए 18% की रिकॉर्ड वृद्धि हमने की है और अब पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। यह कुल बजट का 16% हिस्सा है और पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और शास्त्रियों का मानना है कि 1 रुपए के पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रुपए से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने एससीए में जो हमको राशि दी है, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने इंसेंटिव के रूप में छत्तीसगढ़ को 1,051 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की भारी कमी है। विगत 1 वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकासखंड एवं विकासखंड से विकासखंड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। हमने छोटे शहर जो नगर पंचायत या नगर पालिका स्तर के हैं उनके विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस योजना का नाम होगा
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना, ये नया योजना प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पीडब्ल्यूडी अर्थात लोक निर्माण विभाग के लिए इस बजट में लगभग 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 20% अधिक है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिए इस बार 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर भी लागू करने के लिए उन्नत व्यवस्था OPRMC योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन सरकार केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है। प्रमाण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पिछले केवल एक वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सड़कों की कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की 12मासी सड़कों के निर्माण के लिए PMGSY अंतर्गत 845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना MMGSY अंतर्गत 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, नगर निगम क्षेत्र, जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, उनमें सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्टों के विकास कार्यों के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट संचालन हो सके, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का VGF का भी प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी हम पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महानदी एवं इंद्रावती नदी को जोड़ने के लिए और केवई नदी और हसदेव नदी को आपस में जोड़ने के लिए सर्वे कार्य कराने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, हमने अपने जन संकल्प पत्र के अनुरूप रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुए NCR की तर्ज पर SCR साथ स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने का निर्णय लिए हैं। जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है, वैसे स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसके लिए बजट में स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान कर दिया गया है। सर्वे और DPR निर्माण हेतु भी इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। रायपुर शहर में कैनाल रोड फेज 3 का निर्माण, पंडरी से मोवा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, एक्सप्रेसवे फेज 2 का निर्माण, कटघोरा से दीपका 4 लेन सड़क का निर्माण, रायगढ़ से महापल्ली 4 लेन सड़क का निर्माण, अंबिकापुर अंबेडकर चौक से वाराणसी मार्ग 4 लेन सड़क का निर्माण, ऐसे अनेकों कार्यों को इस बार प्रमुखता से इस बजट में अधोसंरचनात्मक कार्यों को जोड़ा गया है। पेयजल व्यवस्था हेतु भी जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बार किया गया है। गति के तीसरे बिंदु T अर्थात टेक्नोलॉजी पर मैं अब चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल युग तक तकनीकी प्रगति ने पूरी दुनिया में लगातार आर्थिक विकास को गति प्रदान की है। आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है, जहां AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, IoT एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रौद्योगिकियां केवल उपकरण ही नहीं हैं, बल्कि ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। नवाचार उद्योगों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का आज की तारीख में प्रवेश द्वार बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति का सूत्रधार है, या फिर कहूं
तो ये आज के आधुनिक युग का वाहक है, किंतु प्रदेश के ऐसे सुदूर अंचल हैं जहां आज भी दूरसंचार की क्रांति से ये अंचल वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना का इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। इसका प्रथम चरण इस बजट में प्रावधान प्रथम चरण का किया गया है। इससे जो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ऐसे गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम वीजीएफ के माध्यम से किया जाएगा। जिससे ऐसे क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावर लगाने के लिए वीजीएफ के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 40 करोड़, स्वान के संचालन के लिए 18 करोड़, डिजिटल गवर्नेंस के लिए 9 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। आईटी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई धरती योजना के अंतर्गत भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय टेक्नोलॉजी आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए इफमिस की व्यवस्था को लागू करने के लिए 45 करोड़ और आबकारी विभाग में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर तकनीक का प्रयोग करते हुए जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम की स्थापना हेतु 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह दुर्भाग्यजनक है अध्यक्ष महोदय कि अब तक जिलों का पृथक से जीडीपी की गणना नहीं की जाती थी। अब विभिन्न जिलों के जीडीपी की गणना की जा सकेगी एवं जिलावार विकास रणनीति भारत सरकार की तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों की तरह हम योजना बनाकर रणनीतिबद्ध ढंग से काम कर सकेंगे। नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा प्रशासन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में अलग से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, गति के चौथे बिंदु इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर मैं आता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की आबादी की औसत आयु को देखते हुए एवं राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर केंद्रित बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसे सर्वसमावेशी बनाते हुए समाज के कमजोर वर्ग, महिला, नक्सल पीड़ित, नक्सल समर्पित और अग्निवीर जैसे विशेष समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, निवेशकों को राज्य में आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, आईटी आदि में निवेश की इच्छा जताई है। आज हमारी नई औद्योगिक नीति का नतीजा है कि सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए कंपनियां छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क तथा जांजगीर चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का प्रावधान इसी वर्ष 195 करोड़ रुपए के लागत से किया गया है। नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूंजी अनुदान 700 करोड़ रुपया, ब्याज अनुदान 200 करोड़ रुपया और प्रतिपूर्ति अनुदान 100 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्षों के बजट की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं, अतः फूड पार्कों की स्थापना हेतु 17 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 46 करोड़, इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। विगत वर्षों में उद्योगों को अनुदान मिलने वाली राशि समय पर न मिल पाने के कारण व्यवसायियों को व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व वर्ष के लगभग 700 करोड़ रुपए के दायित्वों को हमारी सरकार ने इस वर्ष भुगतान करने का बीड़ा उठाया और ये 700 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि हमने उद्योग विभाग के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 गुने से भी अधिक करते हुए 1420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया है। हमारी मंशा है कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी तेजी से ग्रोथ हो और हमारे राज्य के कोर उद्योगों के साथ साथ अन्य नए क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल,
टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के संभावनाएं निर्मित हों। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय हेतु नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिला उद्योग कार्यालय राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर में भवनों के निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक स्थिति है उसके कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर हमारे राज्य के जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 7.51% की वृद्धि अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, इसी अवधि में देश के जीडीपी में 6.4% की वृद्धि अनुमानित है। देश का राष्ट्रीय औसत का वृद्धि 6.4% का है और हमारे राज्य का 7.51% का वृद्धि हो रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा राज्य अधिक प्रभावशाली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। प्रचलित दर पर राज्य का जीएसडीपी 2023-24 में 5,12,000 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5,67,880 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें लगभग 11% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में भी 12% की वृद्धि के साथ राज्य का जीएसडीपी 6,35,918 करोड़ रुपए तक पहुंचने का आकलन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में हमारे राज्य का विकास दर 5.38% है, जबकि देश की औसत 3.76% है। औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि की औसत 6.22% है, जबकि हमारे राज्य में 6.92% है। सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 7.22% की है और हमारे राज्य की 8.45% की अनुमानित है। यह तुलना दर्शाती है कि हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 रुपए संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 9.37% अधिक है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि राष्ट्रीय औसत वृद्धि से ज्यादा तेजी से हो रही है। आने वाले वर्षों में हम इसी गति को बनाए रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अलग अलग क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं संस्कृति क्षेत्र के विषयों पर बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल जी ने कहा है, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण सहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अध्यक्ष महोदय, हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि यह एक जीवन पद्धति का नाम है, जीने का एक तरीका है। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव ही हिंदुत्व है और हमें गर्व है इस महान सोच पर, हमें गर्व है इस जीवन पद्धति पर जो हमेशा दुनिया को जीना सिखाते आई। और आज पूरी दुनिया को यह वर्ल्ड ऑर्डर और पीस तथा विश्व व्यवस्था और शांति की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो हिंदू की विचारधारा दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस हिंदुत्व का अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा अर्थ इतना ही है कि राष्ट्र का आधार संस्कृति होता है। पश्चिम केवल राज्य को परिभाषित करता है। अध्यक्ष महोदय, जीवंत राष्ट्र की परिकल्पना कभी पश्चिम की डिक्शनरी में नहीं हो सकती है। पश्चिम कहता है कि राज्य के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। पश्चिम नहीं समझ सकता कि राष्ट्र का प्राण तत्व संस्कृति होता है। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति भी अधिकांश अवसरों में यही पढ़ाते सिखाती आई। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी पर जो भारत दिखा ना, वही संस्कृति आधारित राष्ट्र है।
प्रयागराज के त्रिवेणी से लेकर राजिम के त्रिवेणी तक, भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सुदूर सामरी से लेकर सुकमा तक हमारे भाचा राम के जो पद चिन्ह है, वही इस राष्ट्र की संस्कृति का प्राणवायु है। अध्यक्ष महोदय, हम राज्य में सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय जन जागरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हमने छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की, जहां हमारे प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए रुकने खान पान की व्यवस्था की गई। राज्य के 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ मेला में इस बार माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानीय सांसद, मंत्री एवं विधायकगण ने आपके विशेष आमंत्रण को स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय, और पवित्र संगम के स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया अध्यक्ष महोदय। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भाचा राम के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए विशेष योजना चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन कराया जा चुका है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस बजट में इस प्रयोजन के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी धर्मों के आस्था के केंद्र बिंदु डोंगरगढ़ में 59 करोड़ की लागत से परिक्रमा पथ तथा मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने वाई सेब का पुल 21 करोड़ रुपए की लागत से, इन दोनों कार्यों की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चंपारण, सिरपुर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों के विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बगियाला मिलजुल के सजाबो जी, हमर माटी हमर तीरथ है, अब राजिम कुंभ घलो नहाबो जी, एक छत्तीसगढ़ी व्यक्ति की भावना है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन फिर से प्रारंभ किया है और आज के इस बजट में अगले साल के आयोजन के लिए 8 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सिंधु दर्शन और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए बजटीय प्रावधान भी इस बजट में किया गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना को बंद कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना अंतर्गत लगभग 2.5 लाख हितग्राहियों ने हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, सबरीमाला, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। पिछले बजट में हमने इस योजना को पुनः आरंभ किया और आज की इस बजट में इस योजना को, तीर्थ यात्रा योजना को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता अनवरत अटूट रही है। विपक्षी साथियों की सरकारों को छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का अवसर दशकों तक मिला, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अगर छत्तीसगढ़ किसी ने बनाया तो श्रद्धेय अटल जी ने बनाया। हमने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया। हमने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया। हमारे छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के नाम पर हमने अनेक अलंकरण स्थापित किए। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे जी ने लिखा, अध्यक्ष महोदय, धन्य धन्य ये धरती, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि की तपोभूमि, ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोकर रखने के लिए विशेष संग्रहालय की स्थापना कर रही है, जिसमें राज्य के जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विविधता के आर्टिफैक्ट्स को 14 गैलरियों में संजोया जाएगा। इसके साथ साथ शहीद बी नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपए की राशि लगाई जाएगी। हमारा प्रयास है यह दोनों संग्रहालय इस वर्ष प्रारंभ हो जाएं।
इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा एवं पूजा स्थलों के अखड़ा विकास के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु बजट में 2,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति गौरव दिवस, कर्मा महोत्सव, इनका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बृहद बजटीय प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु अनेक बजटीय प्रावधान है। पर्यटन विभाग द्वारा नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी स्थानीय फिल्म और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराने के लिए निर्माणाधीन विधानसभा में एक कला दीर्घ का भी विकास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जनजातीय समुदायों के आस्था के केंद्र देवगुड़ी के मरम्मत एवं विकास एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास हेतु 11,50,00,000 रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं युवा एवं उनके रोजगार के बारे में इस बजट में चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, यूथ इज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, अर्थात किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित और महान बनाने का सफर युवा शक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं है। अभी हाल ही में जर्मन चांसलर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष इस बात की घोषणा की थी कि जर्मनी में भारत के कुशल वर्क फोर्स के लिए वीजा जारी करने की सीमा 20,000 से बढ़ाकर लगभग 1 लाख कर दी जाएगी। विश्व पटल पर भारत की उभरती युवा शक्ति का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, विकसित देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज जापान की औसत आयु 50 वर्ष, जर्मनी की औसत आयु 47 वर्ष, चीन की औसत आयु 40 वर्ष, अमेरिका की औसत आयु 39 वर्ष है। वहीं दूसरी ओर भारत की औसत आयु मात्र 28 वर्ष है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ के औसत आयु की बात करूं तो अब देश की औसत आयु 28 वर्ष से भी कम 24 वर्ष ही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने का हमारे राज्य के लिए सबसे अनुकूल समय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमने अपने औद्योगिक नीति को निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर आधारित बनाया है। जो छूट दी जाएगी, जो सब्सिडी दी जाएगी, उसका आधार निवेश की सीमा नहीं होगी, बल्कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के क्राइटेरिया पर यह छूट और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो सही मायने में हमारे सरकार के राज्य की युवा शक्ति के प्रति आस्था का, हमारी सोच का प्रतीक है। युवाओं के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 26 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 सालों में रायपुर में निर्मित हुए राष्ट्रीय संस्थानों का मैंने जिक्र किया। एक नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा इस बजट में और की जा रही है, जो रायपुर के और पूरे छत्तीसगढ़ के माथे पर एक और तिलक होगा। हमारा छत्तीसगढ़ कला कौशल जैसे बेल मेटल आर्ट, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट इत्यादि से परिपूर्ण है, किंतु आज आधुनिकता के दौर में इन्हें प्रासंगिक बनाना है। हमारे द्वारा नवा रायपुर में निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे इन कलाकृतियों को नया आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। इससे हमारी युवाओं को उभरते अर्थव्यवस्था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निफ्ट के स्थापना के लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में नित्य नए अवसर सृजित हो रहे हैं और नर्सिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है। कोई युवा बहन अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेती है तो उसे आसानी से रोजगार मिल सकता है। रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में आज तक कुल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए थे। नर्सिंग क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अब नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये 12 नर्सिंग कॉलेज जो स्थापित हो रहे हैं उनमें बलरामपुर में स्थापित हो रहा है, दंतेवाड़ा में स्थापित हो रहा है, जांजगीर चांपा जिले में स्थापित होगा, बीजापुर, कुरुद, जसपुर, नवा रायपुर, बैकुंठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में ये स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ऐसा ही क्षेत्र फिजियोथेरेपी का क्षेत्र भी नया क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना
या हम कहें आजादी के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ में सरकारी केवल एक फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित है। इस बजट में एक साथ 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने लिया है। ये 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में, जसपुर में, रायगढ़ में और मनेन्द्रगढ़ में। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के कोर्स उनकी वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाए हैं। रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन संस्थानों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। इसके लिए इस बजट में ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुस्तुरा तहसील दुलदुला जिला जसपुर में नई ITI के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। आज अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर में रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर विद्यमान हैं और पर्यटन क्षेत्र ऐसा ही एक क्षेत्र है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित धुड़माराज गांव को यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। जसपुर के मधेश्वर पहाड़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना गया है। इन उपलब्धियों से प्रेरित होकर एवं रोजगार के असीम संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बजट में होम स्टे पॉलिसी के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसका विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। अध्यक्ष महोदय, SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ की युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ये सारे प्रयास इसी उद्देश्य के साथ किए जा रहे हैं कि हम अपने युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निर्मित हो रहे रोजगार के नए विकल्पों के लिए तैयार कर सकें। ये हमारी रणनीति है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में पिछले एक वर्ष में 10,000 से अधिक भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, खेल प्रोत्साहन। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में खेल प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। अनेक प्रावधानों में से विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरगुजा एवं दुर्ग संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण का प्रावधान 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, सूरजपुर जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, मुंगेली जिला, शक्ति जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, बेमेतरा, कांकेर एवं बिलासपुर जिले में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कुरुद, धमतरी और बलौदा बाजार के सुहेला में इंडोर हॉल निर्माण का भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट और मिनी स्टेडियम तथा इंडोर हॉल निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के भी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे अनेक खेल को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान इस बजट में शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि में नगरीय विकास उत्प्रेरक का कार्य करता है। आर्थिक विकास के साथ शहरों में आबादी का दबाव बढ़ता जाएगा। हमारे शहरों का सुनियोजित और सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए अनेक बजटीय प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, उसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का पहले ही जिक्र किया। नगरीय निकाय में अधोसंरचना विकास के लिए इस वर्ष 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को शहरी क्षेत्रों में दुरुस्त करने के लिए अमृत मिशन अंतर्गत 744 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है और सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत 875 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। महोदय,
सदन को यह अवगत कराते हुए मैं अंतःकरण से बहुत प्रसन्न हो रहा हूं कि हमारी सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभार्थियों को सही समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, रायपुर का नालंदा परिसर उसकी सफल कहानी सर्वविदित है और युवाओं के बीच इसकी मांग को देखते हुए हमने 17 नए नगरीय निकायों में 17 नए प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास का हृदय यदि इसका शहरी क्षेत्र है तो इस विकास की धमनियां इसके गांवों से होकर गुजरती हैं। शहर एवं ग्रामीण विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को हासिल किए बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास की दृष्टि से इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे कई ग्रामीण मार्ग हैं जो आज भी बरसात में पुल के अभाव में कट जाते हैं। ऐसे पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। गांव के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में छोटे अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए समग्र विकास योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी सदन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में यूपीआई पेमेंट व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार को गरीबों की चिंता नहीं थी, उसका प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए जाने वाले राज्यांश को देने से मना कर दिया गया था, जिससे मेरे 18 लाख गरीब भाई बहन पक्के आवास से वंचित रह गए थे। किसी भी व्यक्ति के लिए मकान का महत्व क्या होता है, इसे किसी ने शब्दों में बयां किया है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी पहली कैबिनेट में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु को पूरा करने के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष हमारे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों पीवीटीजीज के आवास निर्माण के लिए विशेष प्रावधान करते हुए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महोदय, यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के क्राइटेरिया में और सरलीकरण अब होने जा रहा है। जिसके पास 2 पहिया वाहन है, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। नक्सलवाद प्रभावितों के लिए संवेदनशील सोच के साथ नक्सल प्रभावितों के लिए 15,000 आवास की अतिरिक्त स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। जो डबल इंजन सरकार का परिचायक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के गांवों में अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ है। अतः इसी गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष हमने 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। नवा रायपुर अटल नगर। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत में जब कभी भी शहरी विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि नवा रायपुर एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में वर्णन किया जाएगा। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन का पर्याय बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में विकास के राष्ट्रीय मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को नवा रायपुर मजबूती से स्थापित करेगा। आज नवा रायपुर में आरबीआई, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, इन सब के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके हैं। बालको कैंसर अस्पताल, सत्यसाई अस्पताल जैसे अनेक संस्थान भी नए कीर्तिमान
स्थापित करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज नवा रायपुर में ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईटी क्षेत्र में भी यह एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। आज यहां पर सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों के से संबंधित उद्योग भी आ रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी नवा रायपुर ने पहचान बनाई है, जिसके कारण होटल इंडस्ट्री के लिए भी यह एक आकर्षक केंद्र बनकर उभर रहा है। नवा रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए 100 एकड़ में मेडिसिटी विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में नवा रायपुर में एजुसिटी विकसित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर के गोल्फ कोर्स में नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन भी हाल ही में संपन्न हो पाया। यहां पर देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारे द्वारा बनाया गया है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के उन्नयन, संचालन एवं संधारण हेतु इस बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत का आइकॉनिक डेस्टिनेशन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में ई-बस सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़, साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़ और नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित किए जाने के लिए 156 करोड़ की लागत से कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रावधान है। हमने CBD तथा कॉमर्शियल टावर में 2000 IT रोजगार प्रदान करने के लिए टेली परफॉर्मेंस, स्क्वायर बिजनेस और CSM जैसी कंपनियों के साथ MOU कर लिया है। इस वर्ष में ही 700 से अधिक लोगों को रोजगार ऑलरेडी मिल चुका है। नवा रायपुर में बसाने की दृष्टिकोण से, लोगों की सुविधा की दृष्टिकोण से SDM कार्यालय और नवीन तहसील कार्यालय के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास अध्यक्ष महोदय, किसी भी समाज के समृद्ध होने की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक उस समाज में एक आदर्श संस्कृति का निर्माण न हो, और एक समृद्ध संस्कृति के निर्माण की बुनियाद उस समाज में नारी के सम्मान पर टिकी रहती है। हमारे आर्थिक विकास का आधार महिला सशक्तिकरण, नारी उत्थान तथा नारी का राज्य की GDP में योगदान रहा है और रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी अंतर्गत 1 मिनट चौधरी, वित्तीय वर्ष 2020-25, 2025-26 के विस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक सभा के भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं सभा सहमत हो। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना में 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था तथा इस वर्ष 5500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। महतारी वंदन योजना ने हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिया है। लाखों बहनें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्ते खुले हैं। सबसे बड़ी बात, बहनों का परिवार के भीतर भी सम्मान बढ़ा है। सारंगढ़ के दानसरा गांव का मैं उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जहां बहनें महतारी वंदन योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। इस तरह के उदाहरण हमें असीम ऊर्जा से भर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने रेडी टू ईट पोषाहार का काम हमारी माताओं बहनों से छीनकर कुछ ठेकेदारों के हवाले कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस अन्याय को ठीक करते हुए पुनः इस कार्य को महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है। हमारे द्वारा प्रदेश में अभी तक 74,000 समूह सदस्यों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़कर लखपति दीदी बनाया गया है। हमने अगले 3 वर्षों में 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। कामकाजी महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण हेतु 79 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 5 करोड़, वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए 20 करोड़, शहरी क्षेत्रों में 150 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 नए आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु 42 करोड़, नवीन 7 परियोजना कार्यालय निर्माण के लिए 3 करोड़ 16 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण अध्यक्ष महोदय,
हमने समाज में सभी वर्ग के लोगों के गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक बजटीय प्रावधान किए हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 करोड़, सुखद सारा योजना के लिए 125 करोड़, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना के लिए 4 करोड़, दिव्यांगजनों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए 30 करोड़, फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर का उन्नयन एक आदर्श कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र के रूप में करने के लिए 5 करोड़, जसपुर नगर में दिव्यांग बच्चों के लिए आदर्श आवासीय परिसर निर्माण हेतु 2.5 करोड़, माना कैंप रायपुर में दिव्यांगों के विशेष विद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए 5 करोड़, भारत माता वाहिनी अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र संचालन हेतु 10 करोड़ एवं थर्ड जेंडर समुदाय के लिए समानता आधारित अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा, अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्री रहते हमारा राज्य देश का पहला राज्य था जिसने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था। साथ ही पीडीएस की एक उत्कृष्ट व्यवस्था स्थापित की थी जिसको देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तारीफ की थी। इस बार की इस बजट में खाद्य सुरक्षा हेतु 5,326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा, अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य या समाज का मूल आधार शिक्षा होती है, इसलिए हमने बजट में पर्याप्त शैक्षणिक प्रावधान किए हैं। नियमित शैक्षणिक प्रावधानों के अतिरिक्त पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़, राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन के लिए 10 करोड़, संचालनालय लोक शिक्षण के नवीन भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़, रामकृष्ण आश्रम अबूझ मार्ग के लिए 10 करोड़, विभिन्न शालाओं के निर्माण हेतु 30 करोड़, 5 जिलों सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, रायगढ़ एवं जसपुर में साइंस पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 50 लाख, बस्तर एवं सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब की स्थापना के लिए 3 करोड़ 50 लाख, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शोध व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़, 25 महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए 75 करोड़, नवा रायपुर में नवीन महाविद्यालय के निर्माण के लिए 4.5 करोड़ एवं 10 महाविद्यालयों में छात्रावास पुनर्निर्माण के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। करडेगा जिला जसपुर में महाविद्यालय के निर्माण के लिए तथा 21 शासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य, अध्यक्ष महोदय, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 77,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के लिए इस बजट में 1,850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारे संकल्प पत्र के अनुसार विकास खंडों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 50 विकास खंड हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट एसीआई के कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है। हमारे सरकार के विगत 1 वर्ष के प्रयास से यहाँ कार्डियक बाईपास भी प्रारंभ हो गया है। इसके विस्तार हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट इस बजट में रखा गया है। निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ तकनीक एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है, लेकिन इसके महंगा होने की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर दंपति इसका लाभ नहीं ले पाते। सरकारी स्थानों पे इस अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं रहती। इसका ध्यान रखते हुए निसंतान दंपतियों को लाभ पहुंचाने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्री रोग विभाग में ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार इस तरह के सेंटर की स्थापना होगी। मेकाहारा स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान विभाग वन्य विभाग हेतु प्रथम चरण में 20 करोड़ के चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी। हम अपने सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बना रहे हैं। इसके लिए मेकाहारा में 28.5 करोड़ के 3 टेस्ला MRI मशीन, 26 करोड़ के 256 स्लाइस CT स्कैन मशीन लगाई जाएगी तथा महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में 14 करोड़ की लागत से 128 स्लाइस CT स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से निर्णय प्रणाली को विकेंद्रीकृत करते हुए उनके वित्तीय अधिकारों में न केवल बढ़ोतरी की गई है, बल्कि मेडिकल कॉलेज अच्छे तरीके से संचालित हों, इसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया है। जनकपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, जांजगीर चांपा एवं कोरबा जिला में 220 बिस्तर अस्पताल, राजा नवागांव जिला कबीरधाम, भेज्जी जिला सुकमा में PHC की स्थापना, पचपेड़ी बिलासपुर के PHC का CSC में उन्नयन, ग्राम कटवार मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में
सब हेल्थ सेंटर, इनके लिए पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी तरह सरोना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, सरिया सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, नवागढ़ बेमेतरा जिला, कटघोरा कोरबा जिला के CHC का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। मोतीमपुर मुंगेली, भंडारपुरी रायपुर, सिरीमकेला जिला जसपुर में PHC की स्थापना, कोदबा जसपुर, धरसीवा रायपुर तथा तरेगांव जंगल कबीरधाम के CHC का उन्नयन, तखतपुर में मातृ शिशु अस्पताल की स्थापना करने हेतु भी पदों एवं भवनों के लिए आर्थिक प्रावधान किया गया है। सेंद्री बिलासपुर के मानसिक चिकित्सालय, कुरूद धमतरी, बसना महासमुंद के 100 बिस्तर अस्पताल, गौरेला पेंड्रा मरवाही एवं गरियाबंद के जिला चिकित्सालय, बीजापुर के 100 बिस्तर अस्पताल को 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। सनावल बलरामपुर जिला, पिपरिया कबीरधाम जिला, गिरौदपुरी बलौदाबाजार जिला, जरहागांव मुंगेली जिला में CHC हेतु ग्राम कोदवा गोडान कबीरधाम इस सब हेल्थ सेंटर के भवनों का निर्माण किए जाने हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। राज्य को नेचुरोपैथी हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 10 बेड वाले 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना हेतु भी 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के सुदृढ़ीकरण हेतु इस बजट में 4 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में विश्व स्तरीय मध्य भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, खेती का मानव जीवन में इतना अधिक महत्व है कि हम खेती करने वालों को विकास की दौड़ में कैसे पीछे छूटने दे सकते हैं। हम किसान भाइयों की आय बढ़ाने एवं उनके उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस खरीफ वर्ष में हमने प्रदेश के 25,49,000 किसानों से 1,49,00,000 टन से अधिक धान खरीदा है। यह अब तक के किसी भी वर्ष में की गई सबसे अधिक धान खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने कार्यभार संभाला है, प्रदेश के किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित 562 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष में योजना के अंतर्गत मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यांश के लिए इस बजट में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि योजना की शुरुआत से अभी तक राज्य के किसानों द्वारा 1362 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया गया, जिसके विरुद्ध किसानों को अब तक 7,156 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाले दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ क्लब करते हुए दलहन और तिलहन की फसलों के खरीदी के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनाज फसलों यथा धान, गेहूं, रागी, कोदो कुटकी के साथ साथ दलहन तिलहन फसल के बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास योजना अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हम आगामी वर्ष में राज्य में नैनो यूरिया और DAP को भी प्रोत्साहित करेंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए
परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 200 करोड़, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य कृषि के साथ साथ संबंधित गतिविधियां किसानों का आय बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। बागवानी, हमने बागवानी क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक प्रावधान किए हैं। एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 150 करोड़, आयल सीड्स एवं आयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन अंतर्गत 30 करोड़, आयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत हल्दी एवं अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। डेयरी, अध्यक्ष महोदय, हमने गुजरात के बनासकांठा का डेयरी मॉडल देखा है, जहां दुग्ध उत्पादन से किसान 25,000 से 1 लाख रुपए तक प्रति माह कमा रहे हैं। बनास डेयरी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के साथ समझौता किया है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेयरी विकास समग्र परियोजना हेतु 90 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मत्स्यिकी, आज राज्य में मत्स्य उत्पादन लगभग 8 लाख टन प्रतिवर्ष है। मत्स्य बीज के उत्पादन में हमारा राज्य न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात कर रहा है। 3 नवीन हेचरी सह संवर्धन पोखर निर्माण 3 जिलों में किया जाएगा। ये जिला है मानपुर मोहला अंबागढ़, बलरामपुर रामानुजगंज, खैरागढ़ गंडई छुई खदान। इन 3 जिलों में हेचरी सह संवर्धन पोखर का निर्माण होगा। मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाई स्थापित करने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार हमने अपने बजट में सुअर पालन, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना, लगभग 5 से 6 गुना की वृद्धि की है। 1 लाख मत्स्य एवं पशु पालकों को KCC उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कृषि विभाग के बजट में विभिन्न कार्यालय भवनों के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जैसे संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर का, उप संचालक कृषि भवन मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर का, SDO कार्यालय कृषि मुंगेली, बलौदाबाजार, पत्थलगांव, कोरबा, कटघोरा, शक्ति का, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार, दुर्ग, कटघोरा का, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जगदलपुर, कोरबा का, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सरगुजा, उसूर, जसपुर, कुनकुरी, फरसाबहार, बगीचा, सहायक संचालन उद्यान कार्यालय गौरेला, पेड्रा, मरवाही और सूरजपुर जिले का। इस तरह के अनेक प्रावधान किए गए हैं। भवानी साव, रामलाल साव कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय मुंगेली के परिसर में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी अंजोरा में एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय आज चल रहा है। इस बजट में बिलासपुर में निर्माणाधीन महाविद्यालय में जो कामों की जरूरत है उसके लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और हमारा प्रयास रहेगा कि अंजोरा में चल रहे पशु चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ बिलासपुर में एक और महाविद्यालय काम करे, इसे इसी सत्र से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए प्रयास है। सहकारिता अंतर्गत माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। इस सूत्र वाक्य को मानते हुए हमने अनेकों पहल किए हैं। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों को सुविधा संपन्न बनाने की दृष्टि से 500 गोदाम सहकार्यालय भवन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के शक्कर कारखानों की कार्यशील पूंजी हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल दृष्टि से 500 गोदाम सहकार्यालय भवन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रदेश के समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद। शक्कर कारखानों प्रदेश में ऐसे सैकड़ों सिंचाई परियोजनाएं हैं जो विगत कई वर्षों से अपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं को आगामी वर्षों में कार्य योजना बनाकर शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से हमने अटल सिंचाई योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि पुरानी सिंचाई योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। इस पूरी कार्य अवधि में लगभग 5,000 करोड़ रुपए व्यय करके
1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का साहसी लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण की दृष्टि से बजट में कुल 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% ज्यादा है। वन अध्यक्ष महोदय, भारतीय वन सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ने वन क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। हमारे राज्य के वन क्षेत्र न केवल पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के ताना बाना के धागा भी है। पिछली सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासी भाई बहनों के प्रति असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए चरण पादुका योजना बंद कर दी थी। हमारी जनहितैषी सरकार ने इस निर्णय को पलटते हुए चरण पादुका योजना को पूरा चालू किया। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध तेंदुपत्ता के संग्रहण दर को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। इसके लिए जो कमी होती है उसे पूरा करने के लिए 204 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के संचालन हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जनजातीय समुदायों के विकास पर चर्चा करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज कला, संस्कृति, परंपरा में न केवल विविधता प्रदान करता है, बल्कि अनुभव एवं प्राकृतिक ज्ञान का भी एक अद्भुत भंडार है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में सदियों से आदिवासी भाइयों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इस बजट के द्वारा हमने अपने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए अनेक बजटीय प्रावधान किए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास के लिए 221 करोड़ रुपए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 30 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के अंतर्गत ऊर्जा विभाग को देने के लिए 50 करोड़ रुपए, पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को सभी योजनाओं में सैचुरेट करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की दृष्टि से 30 करोड़, ट्राइबल वेलफेयर विभाग की दृष्टि से 12 करोड़ और आवास निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जिला बलरामपुर एवं राजनांदगांव में 500 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 21 करोड़ 50 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में हमने 10 स्तंभों के रूप में एक स्तंभ बस्तर और सरगुजा की ओर देखो का भी जिक्र किया था। मैं बस्तर में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में सदन के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। बस्तर में पहले एजुकेशन सिटी, पोटा केबिन, प्रयास विद्यालय, छूलो आसमान, लाइवलीहुड कॉलेज, नन्हे परिंदे जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट चलाए गए, जिससे बस्तर की भावी पीढ़ी को भटक कर नक्सलवाद के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके, ये प्रयास किया गया। बस्तर की युवा गोली, बंदूक, लैंडमाइन की बात करने के बजाय इन परियोजनाओं के कारण कागज, कलम, नीट और आईटी की बात करने लगे। बस्तर नक्सलगढ़ के जगह पर शिक्षा का गढ़ बनने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि अभी भी बाहर नक्सली परसेप्शन से हम बस्तर को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। इस नकारात्मक परसेप्शन को तोड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। भारत के सम्मानीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने नक्सलवाद पर प्रचंड प्रहार करते हुए मात्र 1.25 साल के छोटे अंतराल में 305 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है तथा लगभग 1000 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। नक्सलवाद से मुक्ति के साथ ही बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और अब वहां गोलियों की गूंज नहीं बल्कि स्कूलों की घंटियां और मांदर के थाप सुनाई पड़ने लगे हैं। अब बस्तर की फिजाओं में दहशत का सन्नाटा नहीं बल्कि महुआ की भीनी भीनी खुशबू का एहसास होने लगा है। आज जहां कोंटा ब्लॉक के पुअर्ती जैसे गांव जो माओवादी हिंसा के केंद्र बिंदु थे, वहां पर पहली बार लोगों ने पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र पर अपना भरोसा जताया है। इस वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया जिसमें 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी थे जो
जो आत्मसमर्पित नक्सली थे। इस नए वित्तीय वर्ष में बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। बस्तर के जनमानस में स्वस्थ, सकारात्मक एवं सृजनात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए जगह जगह पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भी इस बजट में 2 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर पर्व, त्योहार, मेला मड़ाई और उत्सवों का सदैव केंद्र बिंदु रहा है और वहां की संस्कृति की यही पहचान है। बस्तर मड़ाई और बस्तर में मैराथन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर के सांस्कृतिक वैशिष्ट, समृद्ध प्रकृति और जलवायु की विशिष्टता के कारण इको और फार्म टूरिज्म की संभावनाएं, जैव विविधता अवलोकन एवं टूरिज्म जोन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर में जैसे जैसे नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है, वह समग्र विकास के दृष्टिकोण से नियत नेल्ला नार अर्थात मेरा सुंदर गांव योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों को हितग्राही मूलक योजनाओं से सैचुरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इस बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस खरीफ सीजन में सिर्फ बस्तर क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख किसान भाइयों से 14 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई तथा लगभग 3,228 करोड़ उनके खाते में सीधे भुगतान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास यह भी है कि कोंडा गांव के नवनिर्मित एथेनॉल प्लांट भी इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो सके, जिससे कि क्षेत्र के किसानों को इसका बहुप्रतीक्षित लाभ मिलना शुरू हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह सरगुजा का अंचल भी हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार में सरगुजा क्षेत्र लगातार उपेक्षाओं का शिकार रहा, लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अब सरगुजा क्षेत्र में विकास के नए युग का प्रारंभ हुआ है। सरगुजा अंचल के सभी जिलों के समग्र और संतुलित विकास हेतु हमारी सरकार ने इस बजट में अनेकों प्रावधान किए हैं। हमारी सरकार आने के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हेतु 118 करोड़ रुपए हमने जारी किए हैं। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के रूप में इस अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हेतु 110 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी इस वर्ष जारी की जाएगी। सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जसपुर पर्यटन सर्किट, जिसमें तातापानी, सेमरसोत अभ्यारण्य, पंडरापाट, जसपुर, मयाली, कुनकुरी, कैलाश गुफा, मैनपाट आदि शामिल हैं। इस टूरिस्ट सर्किट के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बलरामपुर में प्रयास विद्यालय स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान। सरगुजा अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज, मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज भवन, मनेन्द्रगढ़ में मानसिक रोगी अस्पताल हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। जसपुर एवं मनेन्द्रगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और फिजियोथेरेपी केंद्र हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। अंबिकापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बैकुंठपुर, बलरामपुर और जसपुर में नर्सिंग कॉलेज, एडवेंचर टूरिज्म के तहत मयाली क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु 5 करोड़, सरगुजा में केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सरगुजा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से हम सरगुजा के लोगों को बेहतर सुविधाएं, अवसर और बेहतर जीवन स्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सरगुजा क्षेत्र प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और यहाँ के निवासियों का सर्वांगीण विकास हो। अध्यक्ष महोदय, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में कम घनत्व वाले आबादी के क्षेत्र होने के कारण सार्वजनिक यातायात के साधन, बस आदि पर्याप्त नहीं होते हैं। अतः हमारी सरकार ने पंचायतों से ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना बनाया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदूर, व्यवसायी जिन्हें अपने व्यवसायिक आवश्यकताओं, उत्पादों की बिक्री, उन्नत इलाज, पठन पाठन, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में काम करने के लिए जो जाना पड़ता है, उस आवागमन में उनको सीधी सुविधा होगी और इसका सीधा सीधा गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त बस्तर एवं सरगुजा प्राधिकरण के लिए भी 50-50 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।
एकल बत्ती कनेक्शन का लाभ कुल 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है। इस योजना हेतु 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में पूर्ववर्ती सरकार का रवैया अत्यंत उदासीन रहा, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। किंतु अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन का निर्णय करते हुए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली योजना हेतु भारत सरकार की पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत अतिरिक्त लाभ हितग्राहियों को देने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम सूर्य घर मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने हेतु 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से सरोकार रखता है एवं हमारी सरकार एक सुगम, सरल और पारदर्शी राजस्व प्रशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व न्यायालय की कार्रवाई की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राजस्व अभिलेखों को कंप्यूटरीकरण कर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह भी निर्णय लिया गया है कि हमारे मैदानी स्तर पर पटवारी लोगों को सुगमता से अपनी सेवाएं दे सकें, इसके लिए उन्हें संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए भी समुचित बजट प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर एक विशेष प्रावधान है, इसको सुने सभी लोग ध्यान से, मेरा रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराने जाते हैं, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उस पर 12% का अतिरिक्त उपकर अर्थात शेष लगाया जाता था, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। कानून व्यवस्था अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने, रिस्पॉन्सिबल एवं रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज आधुनिक युग में जिस तरह से समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी तरह अपराध के भी नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट आदि। इसी वर्ष 5 नवीन साइबर थाने बलौदा बाजार भाटापारा जिला, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा तथा जसपुर में खोले जाएंगे। साइबर एवं वित्तीय अपराध के रोकथाम, विवेचना इत्यादि के लिए विशेषज्ञों के सेवा प्राप्त करने एवं साइबर फॉरेंसिक शाखाओं को फॉरेंसिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर इत्यादि के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। ड्रग्स जैसी व्यापक सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए 10 जिलों रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु 3 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी की तर्ज पर एक आधुनिक फोर्स एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य में बढ़ते औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों के सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र के सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का निर्णय करते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर फाइटर्स का सराहनीय योगदान रहा है और इसे देखते हुए इस वर्ष 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स, 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। 6 नवगठित जिलों में अजाक थाना, कोरबा, जांजगीर एवं सूरजपुर में 3 नवीन महिला थाना तथा सुकमा जिले के 2 नक्सल प्रभावित गांव एलमागुंडा तथा डब्बा कोंटा में नवीन पुलिस थाना हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा। इसके नवीन पदों के लिए बजट में 39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जनसंपर्क विभाग शासन के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस बजट में जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में पत्रकार साथियों के समाज में विशेष योगदान को देखते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन एवं विस्तार हेतु 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य में प्रवासी सम्मेलन भी कराने का निर्णय किया गया है और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। और मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। वित्तीय अनुशासन वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। बजट अनुमान सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। ये केवल संख्याएं मात्र नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम छत्तीसगढ़ के विकास और कल्याण के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। प्राप्तियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2025-26 में 1,65,100 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 12% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 76,000 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 65,000 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 24,100 करोड़ रुपया अनुमानित है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 54,000 करोड़ एवं करेत्तर राजस्व 22,000 करोड़ अनुमानित है। हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 11% वृद्धि का अनुमान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, व्यय की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय 1,65,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22,300 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश, राज्य या संस्था के लगातार विकास में वित्तीय अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि हमने 2047 के विजन को सामने रखा है, इसलिए दीर्घकालिक समय अवधि में राज्य को वित्तीय अनुशासन में रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF में 480 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया है, जिसके फलस्वरूप CSF फंड की हमारी कुल राशि अब 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वर्ष 2025-26 में CSF में 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त निवेश का प्रावधान हमने किया है। इस CSF वित्तीय स्टेबिलिटी के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है और देश के बेस्ट 3 परफॉर्मिंग स्टेट में आज हमारा छत्तीसगढ़ खड़ा है। साथ ही गारंटी रिडेम्पशन फंड GRF में इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान हमने किया है। CSF एवं GRF संबंधी मानकों के पालन में छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने हेतु हमने इस बार पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा। इसके लिए एक अधिनियम भी हम बनाएंगे और इस फंड के लिए 456 करोड़ रुपए निवेश का बजटीय प्रावधान भी हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, पेंशन के भविष्य की लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए
कदम उठाने वाले संभवतः हम देश के प्रथम राज्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण हमारे राजस्व में खनिजों पर रॉयल्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्यादातर रॉयल्टी खनिजों के मूल्य के प्रतिशत पर आधारित होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों से खनिजों के मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण हमारे राजस्व में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको स्थिर करने हेतु एवं साथ ही निवेश का लाभ लेने एवं दीर्घकालिक विकास को लक्षित करते हुए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक निवेश स्वरूप 100 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। यह फंड दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और प्रदेश के सतत विकास को सुनिश्चित करने का एक साधन बनेगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,41,000 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2025-26 में कुल 2,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 22,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केंद्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण SCA 4,000 करोड़ रुपए को हमने शामिल किया है। इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 18,900 करोड़ रुपया होगा, जो राज्य के GDP सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। यह RBI के FRBM सीमा जो RBI ने निर्धारित की है कि GSDP के 3% के नीचे होना चाहिए, उसके नीचे GDP के 3% के भीतर है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है और साथ ही मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम FRBM और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट में हम सभी का ध्यान व्यय के लिए किए गए बजट प्रावधानों पर होता है, किंतु श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में हमने पूरा साल सरकार के आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष स्टाम्प एवं पंजीयन से होने वाले आय में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन से आने वाले आय में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। आबकारी के आय में 21% और GST से आने वाले आय में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह केवल और केवल हमारी सरकार की ईमानदार प्रयास का नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्तावों के अंतर्गत कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को राहत देते हुए आयकर में छूट की सीमा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इससे निश्चित तौर पर जनमानस के व्यय योग्य आय एवं बचत में वृद्धि होगी। इससे वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। वर्तमान में राज्य के अंदर 50,000 रुपए से अधिक कर योग्य वस्तु के परिवहन के लिए GST अंतर्गत ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान है। छोटे व्यवसायियों को राहत देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से ई-वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा कुछ आपवादिक वस्तुओं को छोड़कर 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। राज्य में बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायियों पर कई वर्षों से पुराना वैट बकाया है। ऐसे व्यवसायियों के लिए बकाया कर माफी योजना का निर्णय भी GST विभाग के अंतर्गत लिया गया है। 10 वर्ष से ज्यादा पुराने प्रकरणों जिसमें वैट और CST तब प्रवेश कर 25,000 रुपए से कम देय है, उनकी बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। इससे शासन को देय लगभग 11 करोड़ के लगभग की राशि माफ होगी, लेकिन इससे 62,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो सकेगा और 40,000 से अधिक व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। राशि की माफी से अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से मुक्ति है। वकील लेके ऑफिस में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। कंप्लायंस बर्डन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उठाया गया, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। इन निर्णयों का उद्देश्य यह है कि छोटे व्यापारियों को राहत देकर उनके व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर प्रदान करें। प्रदेश में कर अनुपालन का सकारात्मक वातावरण निर्मित हो। हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में बल्क डीजल क्रय पर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैट को घटाकर 17% किया था, ताकि स्थानीय उद्योगों को इसका लाभ मिले एवं अन्य राज्यों की कम दर से छत्तीसगढ़ को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके। इसी कड़ी में रजत जयंती वर्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ओर से
आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर जो वैट लगता है उस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक इंक्रीमेंटल बजट नहीं है। 10% बढ़ाकर अनुमानों को आंकड़ों में सजाकर प्रस्तुत कर देने का नाम बजट नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था के एक अर्थ है एस्पिरेशनल, एस स्ट्रेटेजिक, टी ट्रांसफॉर्मेशनल, एच ऑनेस्ट, ए एक्शन। अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। यह बजट एस्पिरेशनल है, यह बजट स्ट्रेटेजिक है, यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है और यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की एक रूपरेखा है। बजट का फोकस बजट बनाते समय केवल यह नहीं था कि कैसे पैसों को विभागों के बीच एक चलते ट्रेन को देखते हुए आपस में बांट दिया जाए, बल्कि हमारा प्रयास यह रहा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रोथ की सर्वाधिक संभावना है और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संभावनाओं को बजट के माध्यम से बल दिया जा सकता है, उस बात को फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए हमने बजट तैयार किया। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मैंने ज्ञान का जिक्र किया था। ज्ञान को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो गति को हमें अपनाना ही पड़ेगा। ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का कल्याण करना है। पूरे समाज के अंत्योदय का कल्याण करते हुए समावेशी विकास अगर सुनिश्चित करना है तो आर्थिक विकास उसके लिए जरूरी है और उस आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए गति अनिवार्य है। गति को मैंने एक्सप्लेन किया। गति था, जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, अंधकार कितना भी घना हो, उजाले की उम्मीद और तलाश पर ही मानव जाति की सार्थकता है। यह बजट केवल कल के लिए, यह बजट बेहतर कल के लिए एक प्रयास है, भावी विकास के लिए एक कोशिश है, विकास के बसंत के लिए एक उद्यम है। अध्यक्ष महोदय, कवि ने शब्दों में कहा है, अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। मसालें जलेंगी भी, राहें दिखेंगी भी। कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा किसी का भी भविष्य, कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा किसी का भी भविष्य। जड़ें सोख हिलेंगी अपने हिस्से का पानी, विकास का बसंत आएगा, पूरे सबाब के साथ आएगा। कोपलें फिर से फूटेंगी, कोयले फिर से कूकेंगी। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे इस सम्माननीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 4 एवं 5 मार्च 2025 की तिथियां निर्धारित करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 को मध्याह्न 12 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 11 बजे तक के लिए स्थगित है।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1000 बार बताया जाए तो किसी के भी दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि भारत दुनिया की 5वीं